हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनेके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और यह है कोशिका, जीवन की एक आधारभूत इकाई यानी द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं और इसमें पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है, दोनों का चित्र हम कैसे बनाएंगे। तो और उसमें जो भी ऑर्गन्स थे दोनों सेल में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो भी कोशिकांग था उस सबका नाम लिखते हुए हम लोग उस सबका फिगर बनाए थे। और उसके बाद वाले वीडियो में हम आपको बताए थे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस क्या क्या है और प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिमिलरिटीज यानी समानताएं क्या क्या है उसको भी समझे थे। और आज के वीडियो में हम कुछ प्रमुख कोशिकांग की चर्चा करने वाले हैं, यानी सेल के अंदर पाया जाने वाला जो मेन सेल ऑर्गन्स है उसका चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कोशिका भित्ति के बारे में, व्हाट इज सेल वाल। तो देखिए, यहाँ सबसे पहला पॉइंट आपको बता दें कि जो सेल वाल है ये सबसे पहले केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ आपको हम फिगर के साथ उस दिन बताए थे कि ये प्लांट सेल जो है ये लगभग रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगल के शेप का। और यहाँ पे इसके बाहर जो है डबल झिल्ली, डबल मेम्ब्रेन जो है रहता है और इसमें सबसे बाहर वाला जो झिल्ली है इसी को हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। और ये अंदर वाला जो झिल्ली आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए, यहाँ सेल मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल सबसे बाहर है, इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन को हम कहेंगे कि यह पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। पादप कोशिका का, प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण। और आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स। तो देखिए, और नेक्स्ट चीज की यह इसका काम क्या है। ये अंदर जो कोशिका, ये बाहर ये कोशिका भित्ति हो गया, इसके अंदर ये कोशिका झिल्ली है और कोशिका भित्ति मजबूत होता है, कड़ा होता है, लेकिन कोशिका झिल्ली काफी मुलायम और लचीला होता है। तो ये सेल वॉल जो है ये कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी बाहरी आघात से बचाता है, जिससे कोशिका झिल्ली सुरक्षित रह पाता है। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति क्या करता है, तो यह कोशिका झिल्ली को, दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है, सेल मेम्ब्रेन को, कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स। तो देखिए, ये जो कोशिका भित्ति है इसका और क्या काम है, तो यह बाहर एक कड़े आवरण के रूप में है, जिसके चलते कोशिका सूखने से बच जाता है, यानी कोशिका को सूखने से बचाने का भी काम कोशिका भित्ति के द्वारा किया जाता है। अब और आगे चलते हैं। तो देखिए, कोशिका भित्ति जो है चूंकि सेल्यूलोज से बना होता है, एक विशेष प्रकार का पदार्थ है जिसका नाम है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज से निर्मित होने के कारण कोशिका भित्ति ये काफी कड़ा होता है, यानी बहुत हार्ड होता है, कड़ा होता है, जिसके चलते इसके मतलब यह जो है कड़ा होगा और प्लांट सेल के चारों ओर ये घेरे हुए रहता है। तो हम कह सकते हैं कि यही रीजन है कि यह पादप कोशिका को, यानी प्लांट में जो सेल है इस पादप कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, एक निश्चित साइज एंड शेप देता है। निश्चित आकार प्रदान करना, आप खुद से सोचिए कि यहाँ पर ये कड़ा आवरण इसके चारों ओर से घिरा हुआ, अगर ये लचीला होता और इसमें कुछ पदार्थ को अगर भरा जाए तो लचीला है तो इसका शेप चेंज हो सकता है, लेकिन अगर ये कड़ा है, इसका नाम ही है सेल वॉल यानी दीवार, ये काफी कड़ा होता है। तो कड़ा होने के चलते, थोड़ा कठोर होने के चलते यह इसके अंदर का जो सेल ऑर्गन्स है ये सुरक्षित रहता है और साथ ही साथ यह एक निश्चित शेप में बंद हुआ रहता है। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति ही पादप कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। एक और पॉइंट यहाँ पे आप जान लीजिए कि कोशिका भित्ति जो होता है एक पारगम्य पदार्थ होता है, दैट मीन्स सेल वॉल इज परमिएबल। यह परमिएबल होता है, यह पारगम्य पदार्थ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सेल वॉल से होकर कुछ लिक्विड और कुछ गैसीय पदार्थ जो होते हैं जो सेल के लिए आवश्यक है, ये सेल वॉल से होकर और सेल के अंदर जो है इसके आंतरिक भाग में, जैसे अंदर हम लोग पढ़े थे न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कोशिका द्रव्य,
तो ये बाहर से कुछ पदार्थ जो है अंदर की ओर प्रवेश करता है, यानी सेल वॉल से इंटर करके और इसमें अंदर की ओर बढ़ के और सेल साइटोप्लाज्म में मिल जाता है, जो सेल के लिए आवश्यक होता है। दैट इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि सेल वॉल जो है ये परमिएबल होता है, पारगम्य पदार्थ। पारगम्यता का मतलब कि इससे होकर कुछ आवश्यक पदार्थ इंटर कर सकता है, प्रवेश कर सकता है अंदर की ओर, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पारगम्य पदार्थ। आए समझ में? तो ये सारे सेल वॉल के बारे में आपको लिखना, पॉइंट वाइज इसको लिखेंगे। अगर आपको लिखना है तो पहले आप हेडिंग बनाएंगे कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, और नीचे पॉइंट बना के लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट ऐसे पॉइंट बना के, ये एरो मार्क जैसे भी हो, लिखना है फर्स्ट पॉइंट की कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कि यह पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर इसके बाद यह कोशिकाओं को सूखने से बचाता है। फिर इसके बाद चूंकि यह सेल्यूलोज से निर्मित होता है इसलिए यह काफ़ी कड़ा होता है, हार्ड होता है। और फिर पादप कोशिकाओं को एक निश्चित आकार भी प्रदान करता है। और लास्टली कोशिका भित्ति जो है एक पारगम्य पदार्थ है, जिसके चलते यह कुछ पदार्थों को मतलब अपने से होकर प्रवेश होने देता है, इंटर होने देता है। तो ये कोशिका भित्ति के बारे में रहा। अब आइए हम आपको कोशिका झिल्ली के बारे में समझाते हैं। अब देखिए सेकंड है कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के बारे में अगर चर्चा किया जाए यानी सेल मेम्ब्रेन, ये क्या होता है, तो हम बताए थे आपको कि ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, यानी इट इज प्रेजेंट बोथ इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होता है। और हम आपको फिगर में बताए थे कि एनिमल सेल जो होता है ये लगभग गोलाकार होता है, गोलाकार शेप का, और फिर जो प्लांट सेल होता है ये रेक्टेंगुलर होता है। तो प्लांट सेल में तो डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है, दोहरी झिल्ली, जिसमें बाहर वाले को कोशिका भित्ति कहते हैं, लेकिन ये अंदर वाला, और ये एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है, इसमें सिंगल ही मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसी को इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट हो गया कि यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होता है, यानी यह एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। और दूसरी चीज कि यह कोशिकाओं के चारों ओर पाया जाने वाला, यह कोशिकाओं के चारों ओर पाया जाने वाला एक लचीला और एक मुलायम झिल्ली होता है, एक लचीला और मुलायम झिल्ली होता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ें तो इसमें आपको जानना है कि यह जो कोशिका झिल्ली है यह अर्धपारगम्य होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। हम आपको कोशिका भित्ति में बताए थे कि वह पारगम्य होता है, बल्कि यह अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं सेमी परमिएबल। और सेमी परमिएबल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दैट यहाँ से सभी, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन जो आपको दिख रहा है कोशिका झिल्ली, यहाँ से सभी पदार्थ जो है अंदर की ओर प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ से भी कुछ पदार्थ जो कोशिकाओं के लिए आवश्यक होता है वहीं अंदर की ओर प्रवेश करता है, लेकिन सारे पदार्थ इसमें प्रवेश नहीं करते, सारे लिक्विड या गैसीय पदार्थ जो इसमें इंटर नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको सेमी परमिएबल यानी अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आपको बताएं कि सेल वॉल तो परमिएबल होता है, सेल वॉल से तो सारे पदार्थ इंटर कर जाएंगे, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन से होकर जो आवश्यक पदार्थ होंगे वहीं अंदर जाएंगे, और जो अनावश्यक होंगे यहाँ सेल वॉल से ही फिर बाहर की ओर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ अब एक और चीज यहाँ समझिए आप कि चूंकि कुछ चुने हुए पदार्थ थी, कुछ ऐसे पदार्थ थी जो इसके लिए आवश्यक है, वहीं इसके अंदर की ओर इंटर करते हैं, इसलिए इसको हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, यानी इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कोशिका के अंदर जैसे हम लोग पढ़े थे कि ये अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय, मतलब जो भी कोशिकाओं के अंदर पाया जाने वाला अंग है ये सारे कोशिका झिल्ली के अंदर ही उपस्थित होते हैं। यहाँ भी कोशिका झिल्ली के अंदर ही सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सभी कोशिकांग जो है ये कोशिका झिल्ली के अंदर ही पाए जाते हैं, यानी कोशिकाओं के अंदर जो भी कोशिकांग उपस्थित होता है सारे के सारे कोशिका झिल्ली के अंदर ही पाए जाते हैं। अब इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ समझना है,
आप कह सकते हैं कि चूंकि यह सभी कोशिका झिल्ली इसके अंदर ही हो रहे हैं, इसलिए यही कारण है कि इस कोशिका झिल्ली को गेट कीपर ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? गेट कीपर ऑफ सेल। दैट मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि ये कोशिका के लिए दरबान का काम करता है, यानी गेट कीपर का काम करता है। अब देखिए, दरबान का कार्य हम फाइनली इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सारे पदार्थ को यह अपने से अंदर होकर नहीं जाने देता है। कुछ चुने हुए पदार्थ है जो आवश्यक है इसके लिए, उसी को यह अंदर जाने देता है। तो गेट कीपर का ही तो ये काम होता है। गेट कीपर क्यों रखा जाता है दरवाजे पे? ताकि सारे व्यक्ति अंदर ना आने पाए, जो आवश्यक और जरूरी व्यक्ति है वहीं अंदर आए। तो ठीक वैसे ही यह सेल मेम्ब्रेन भी कार्य करता है। इसके बाद कुछ और ऑर्गेन्स है जिसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो कोशिका झिल्ली के बाद अंदर की ओर अगर हम प्रवेश करेंगे कुछ और कोशिकांश को पढ़ने के लिए, तो उसमें सबसे पहले हम अंतःप्रद्रव्य जालिका का स्टडी करेंगे। अंतःप्रद्रव्य जालिका, और इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं प्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं दैट ये क्या होता है। तो हम फिगर जब ड्रॉ किए थे उसमें हम एनिमल सेल में इस तरह से बनाए थे। ये न्यूक्लियस हो गया और यहाँ से कुछ इस प्रकार की रचना जो है नीचे की ओर आई रहती है, और ये इसकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकता है। इसी को हम कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रियल में होता क्या है कि ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। और हम लोग फिगर में भी समझे थे दैट इट इज प्रेजेंट बोथ इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ये दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ठीक है, अब इसके बाद और आगे चले तो इसमें जानना है कि ये कैसा होता है। तो आप देख ही रहे हैं, ये लगभग शाखित यानी अलग अलग ब्रांचेज में बटा हुआ शाखित और यह भी झिल्लीदार रचना होती है। तो हम कह सकते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंदर पाए जाने वाला शाखित और झिल्लीदार रचना को हम क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम फाइनली दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और फिर इसके बाद और आगे चलें तो दूसरा होता है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, इस दोनों के बारे में आप समझेंगे कि दोनों क्या होता है, और दोनों में एक विशेष रचना है जिसको हमें गौर से समझना। तो देखिए, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है बिल्कुल चिकना होता है और इसके मतलब ये प्लेन होता है, इसके ऊपर कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स नहीं पाया जाता है। लेकिन खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका की अगर बात किया जाए तो इस जालिका के ऊपर जो है, जैसे मान लीजिए कि ये खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, तो इसके ऊपर जो है ऐसे मतलब एकदम छोटे छोटे बिंदु के शेप का एक कुछ मॉलिक्यूल्स इस पे पाए जाते हैं, और इसी मॉलिक्यूल्स को हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। इसी को कहा जाता है राइबोसोम। तो ये एक विशेष कोशिकांग है, एक विशेष सेल ऑर्गन है, सेल में पाया जाने वाला राइबोसोम। और ये राइबोसोम की अगर चर्चा किया जाए तो यह भी प्लांट सेल और साथ ही साथ एनिमल सेल, ये दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। और दूसरी चीज कि यह कहाँ पाया जाता है, तो यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। यानी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर जो है यह राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ और चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, राइबोसोम का निर्माण किस चीज से होता है, आपको ये जानना है। राइबोसोम का निर्माण होता है एक दो पदार्थ के मिलने से, जिसमें एक है आरएनए और दूसरा है प्रोटीन। यानी आरएनए और प्रोटीन के मिलने से राइबोसोम का निर्माण होता है। आरएनए का फुल फॉर्म जान लीजिए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और फिर
प्रोटीन वगैरह के मिलने से इसका जो है किसका राइबोसोम का निर्माण होता है। और चूंकि यहाँ राइबोसोम के निर्माण में ही प्रोटीन शामिल होता है, इसलिए सेल को हमारी कोशिका में प्रोटीन का जो संश्लेषण है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा ही किया जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम को ही कहा जाता है, राइबोसोम के द्वारा ही प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। और यही कारण है कि हम कहते हैं राइबोसोम प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, यानी प्रोडक्शन प्लेस ऑफ प्रोटीन कौन है? राइबोसोम है। ठीक है, तो ये सारे एक और पॉइंट आप जान लीजिए कि राइबोसोम एक विशेष कोशिकांग है जिसका खोज जो है किया गया था 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में इसका खोज किया गया था और एक विशेष वैज्ञानिक है जिनका नाम है पैलेड नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1950 ईस्वी में राइबोसोम का खोज किया गया था। ठीक है, तो देखिए आपको अगर लिखना है अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम के बारे में तो पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में कि यह एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। दूसरी पॉइंट कि यह शाखित और एक झिल्लीदार रचना, मतलब कोशिका के अंदर एक शाखित और झिल्लीदार रचना होती है जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। फिर लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में कि अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार का होता है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और इसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे राइबोसोम, और राइबोसोम के बारे में सबसे पहले हम लिखवाएं कि यह प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। और फिर राइबोसोम जो है यह खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर जो है पाए जाते हैं, और मतलब एक मॉलिक्यूल छोटे छोटे कण के आकार का शेप होता है जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर होता है। और तीसरा पॉइंट, राइबोसोम का निर्माण आरएनए और प्रोटीन के मिलने से होता है। चौथी चीज कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा किया जाता है, जिसके चलते इसको प्रोटीन का उत्पादन स्थल भी कहा जाता है। और राइबोसोम का खोज जो है पैलेड नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1950 ईस्वी में किया गया। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आज हम लोग 4 प्रमुख कोशिकांग को समझे जिसमें कौन कौन शामिल है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, अंतःप्रद्रव्य जालिका और फिर राइबोसोम। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ आगे और प्रमुख कोशिकांग के बारे में, जिसमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, रसधानी, लाइसोसोम और भी बहुत सारे कोशिकांग बचा हुआ है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और उसका चर्चा हम अगले वीडियो में करने वाले हैं।